सर आप बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं सर। आपको कौन सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे कॉमन लगते हैं स्पेशली स्टेट लेवल पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कुछ समस्याएं थी, जैसे टोनी का एक समस्या थी यहाँ। सर क्या आप बताएंगे कि एक स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा दावड़ा यूनिवर्सिटी को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कशन को फोरफ्रंट पे लेके आ रहे हैं। Good morning, everyone, and welcome to this very special podcast of Shri Dara University, recorded on the occasion of International Human Rights Day 2025. This year, our theme is Human Rights, our everyday essential, a reminder that human rights are not just a legal term, but the part of our daily life. आज हमारे साथ दो बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड नॉलेजेबल गेस्ट मौजूद। आई एम ऑनर्ड टू वेलकम मिस्टर मनीष मिश्रा सर, जॉइंट डायरेक्टर छत्तीसगढ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड डॉक्टर अनिल तिवारी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड सेंटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टैक्स लॉ फ्रॉम हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वी आर truly privileged to have you both here. सर हम ह्यूमन राइट्स डे सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अक्सर कर लोग ह्यूमन राइट्स का जो मीनिंग है, रियल मीनिंग है, वो मिस कर देते हैं। सर आपके हिसाब से आज के समय में ह्यूमन राइट्स डे का कोर सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ह्यूमन राइट्स जो हमारी रोज की जिंदगी है उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में सम्मान से जीवन जीना, गरिमामय जीवन जीना, उसके स्वतंत्रता का अधिकार, उसके समता का अधिकार, कहीं भी रचने बसने का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो प्रिविलेज होते हैं या प्रिविलेज होते हैं ह्यूमन राइट्स से। और एक अच्छी बात यह है इसमें कि भारत में फंडामेंटल राइट्स के रूप में ही इसको सम्मिलित किया हुआ है। तो सभी के जीवन में उत्थान हो, सम्मानजनक जीवन रहे उनका, और अपने कर्तव्यों को भी लोग ध्यान रखें। उससे बहुत सारी चीजें अपने आप सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दायित्वाधीन हो जाती है। जी बिल्कुल सर। और सर जब हम आज बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो ह्यूमन राइट कमीशन का होता है सर। सर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में पूछूं तो छत्तीसगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कैसे काम करता है? कंप्लेन आने से लेकर एक्शन तक का पूरा प्रोसेस कैसे होता है सर, कैसे मूव करता है? देखिए, 1993 एक एक्ट बना था जिसमें भारतीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम उसको बोलते हैं, 1993। उसके अंतर्गत दो बॉडी काम कर रही हैं, एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एक है राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र जो रहते हैं वो सेंट्रल लेवल के रहते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का काम स्टेट के अंदर जो बॉडीज हैं उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, लोगों के अधिकारों की रक्षा, इसके अंतर्गत उनका कार्य होता है। अब इसमें बात आती है कि सिंपल वे में कोई कैसे आवेदन कर सकता है। मानवाधिकार आयोग में कोई भी व्यक्ति एक सादे कागज पर अपना अपनी व्यथा लिखकर, पूरी जो उसके साथ कोई इश्यूज हैं उसको लिखकर, वो अपने साइंस और अपने एड्रेस सहित, फोन नंबर सहित अपना एक सिंपल आवेदन हमारे यहाँ देता है कि मुझे ये समस्या है करके। उसको लीगली चेक करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होती है और उसको कमीशन डिसाइड करता है कि इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। कई बार प्रतिवेदन बुलवाए जाते हैं विभागों से और आगे की कार्रवाई संपादित की जाती है। कई बार यह लगता है कि ये वेग कंप्लेंट्स हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, उस तरह की कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो उनको फिर वाइंड अप किया जाता है। सर आप बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं सर। आपको कौन सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे कॉमन लगते हैं स्पेशली स्टेट लेवल पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कुछ समस्याएं थी, जैसे टोनी का एक समस्या थी यहाँ पे। गांव गांव में किसी को भी टोन्हा या टोनी बोल देना, उसको लेकर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने पहले कॉग्निजेंस लिया था। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर नियम बनाया, टोनी प्रताड़ना प्रतिशत अधिनियम। अब किसी को भी आप टोनी बोलेंगे तो उस पर पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह के कई बार चिकित्सा से संबंधित मुद्दे आते हैं, कई बार शिक्षा से संबंधित मुद्दे आते हैं, और सामाजिक बहिष्कार से संबंधित मुद्दे आते हैं। कई बार इन मुद्दों पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कॉग्निजेंस लेता है और संबंधित विभागों से उस संबंध में प्रतिवेदन आउट करता है। सर इन्हें टैकल करने में जो चैलेंजेस आते होंगे सर, आप उनको इनके बारे में बताना चाहेंगे सर?
नहीं, चैलेंजेस का तो ऐसा है, देखिए आप रूटीन में काम करते हैं तो रूटीन के चैलेंजेस अलग होते हैं, पर चूंकि इतने अनुभवी लोग रहते हैं इन पदों पर, जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है अभी, कार्यवाहक अध्यक्ष है गिरिधारी नायक सर, और मेंबर है श्री गोविंद मिश्रा सर। इन लोग का टेनओवर इतना अधिक रहता है कि इन लोग के लिए बहुत सामान्य सी बात है चैलेंजेस को हैंडल करना, क्योंकि स्टेट लेवल पे बहुत बड़े बड़े कार्य करके आते हैं यहाँ पे। सर अवेयरनेस भी है जो एक मेजर इशू है। सर क्या आपको लगता है कि हम लोग अपने बेसिक राइट्स के बारे में अवेयर होते जा रहे हैं या अभी हमें और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है? नहीं, ये तो देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है। कोई भी उन्नत देश भी ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होता है और सारे लोगों को ह्यूमन राइट्स मालूम है करके। तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि 1900 जब से देश आजाद हुआ है, 1947 से लेके या 1950 संविधान लागू हुआ, या उसके बाद जितने भी 1993 जब हमारा एक्ट लागू हुआ, मीनवाइल भी ह्यूमन राइट का वायलेशन भी होता था, ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट भी होते थे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि उनके लोगों का जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो। सर आज डिजिटल एरा में प्राइवेसी ब्रीच, साइबर हेरेसमेंट जैसे जो इश्यूज हैं वो काफी चैलेंजिंग हो चुके हैं, बहुत कॉमन हो चुके हैं। सर आपके पर्सपेक्टिव से ये जो नए डिजिटल चैलेंजेस जो ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में कैसे फिट होते हैं सर? देखिए, निजता का हनन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कई बार हम लोग कॉल्स पे सुनते हैं कि हम आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं करके, एक्चुअली ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली आप कैसे भी उसको रिकॉर्ड करें, निजता का हनन आप नहीं कर सकते किसी के। एक दूसरा, डिजिटल इरा में जो अभी साइबर क्राइम है या साइबर चीजें हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कार्य कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे कार्य कर रही है। आने वाले समय में बहुत सारे नियम आपको देखने मिलेंगे जिसके अंतर्गत लोगों के राइट प्रोटेक्ट होंगे। जी अवेयरनेस भी काफी बढ़ रही है, धीरे धीरे इन सालों में काफी अवेयरनेस आई है। सर अगर आज किसी इंडिविजुअल को लगे कि उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप उनका क्या होना चाहिए सर? देखिए, ह्यूमन राइट का वायलेशन अगर संबंधित विभाग से हो रहा है तो पहले सबसे पहले विभाग में अपनी एप्लीकेशन लगाए जाकर, यदि वहां से उनके राइट प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको लग रहा है कि मेरे राइट पर कार्रवाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है करके, तो वो विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमन राइट पर भी वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ह्यूमन राइट भी संबंधित विभाग से पूछता है कि इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की गई है करके, दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाती है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया सर। बिफोर वी मूव टू अवर नेक्स्ट गेस्ट, श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी और जो आज की यूथ है सर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा संदेश तो यही रहेगा कि पिछले कई सालों से ये इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है, और एक अच्छी बात यह है कि यूथ समझ भी रहे हैं इन सब बातों को। यदि हम दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, अपने आप मानवाधिकारों की रक्षा बनती है दूसरों सामने वाले की, तो आप अपने कर्तव्यों को ठीक से करें, अपने लॉ को ठीक से प्रिवेल करें और उसको चलाएं साथ में, तो उससे बहुत सारी सहायता होती है और मानवाधिकारों की रक्षा होती है। तो यूथ को यही संदेश है कि वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से करें और देश को आगे बढ़ाने में सहायता करें। Thank you so much, sir, for sharing such insightful points. Sir. Now let's move to our second esteemed guest, Dr. Anindya Tiwari, sir, Assistant Professor and Head, Center for Domestic and International Tax Law from Hidayatullah National Law University, Raipur. Welcome, sir. सर आप लॉ और टैक्सेशन दोनों डोमेन में नॉलेज रखते हैं सर, दोनों डोमेन में आप वर्क कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में ह्यूमन राइट्स और लीगल अवेयरनेस का कनेक्शन क्या है सर? देखिए, सबसे पहले ज्ञान जो है वो बोलते हैं कि वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। अवेयरनेस और ज्ञान ये दोनों सिनोनिमस वर्ड है, हिंदी इंग्लिश में हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आपको आपके संविधान ने, जो कि बहुत डायनामिक, बहुत वाइब्रेंट संविधान है, उस संविधान ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं। जैसा कि मिश्रा सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान का एक पार्ट है, ये एक ऐसा हथियार है जो स्टेट ने अपने ही खिलाफ उपयोग करने के लिए सामान्य नागरिक, कुछ परिस्थितियों में नॉन नागरिक सिचुएशन पे भी लोगों को दे रखा है। अब आप स्टेट की ईमानदारी इस बात पे समझिए कि जहां जनरली ये सारे जो ह्यूमन राइट्स वाले मैटर हैं, 95% जो है, ये सारे के सारे मैटर
स्टेट के खिलाफ ही होंगे, क्योंकि ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, जिसका पार्ट एक ह्यूमन राइट एक पार्ट है, वो सारा का सारा इम्पोज तो स्टेट के अगेंस्ट ही होना है। जैसे सर ने अभी बताया, टोनी प्रताड़ना, सौभाग्य से हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उस लेजिस्लेशन का पार्ट थी जब ये लेजिस्लेशन छत्तीसगढ़ में बना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में हो रहा था। सिर्फ इसलिए कई बार पर्सनल रीजन से एक लेडी को जो कि शायद थोड़ी अलग है, या जो बेसिक नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी को अलाउ नहीं कर रही है, मे बी वो थोड़ी सी ऐसी है कि हाँ मैं सबका बात नहीं सुनूंगी, उसको सिर्फ ये बोल के टोनी बना देना और सामाजिक बहिष्कार कर देना, कई केसेस में मर्डर कर देना, ये एक बहुत बड़ा इशू था। बिल्कुल, ये हरासमेंट का एक इशू था। वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो स्टेट ने कहा कि हाँ, और ये वाला किसके अगेंस्ट लेंगे आप एक्शन? लोकल पुलिस के अगेंस्ट। भाई पुलिस के पास गए, पुलिस भी, भाई पुलिस में भी आपके और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स ही हैं, जो ह्यूमन बींग्स आर फॉलिबल इन नेचर। तो क्या पता पुलिस अब उसका एफआईआर नहीं कर रही है। तो अब आप ये सोचिए कि ह्यूमन राइट्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया है स्टेट ने, कि कहीं अगर स्टेट ही उस ह्यूमन राइट का वायलेट कर रही है, तो स्टेट अपने खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए तैयार है, और उसके लिए एक अलग से आयोग बना रखा है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। पर ये आपको और मेरे को पता होना चाहिए, जैसे सर ने अभी बहुत डिटेल में बताया, कि आपको एक सादे से पेपर में एक लेटर लिख देना है, लेटर में अपना नाम पता कर देना है, उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसका एक प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं। भाई कुछ सही भी होगा, कई बार कुछ गलत चीज भी होगा। ये एफर्ट लेना और ये एफर्ट लेगा कोई, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ह्यूमन राइट्स हम सबके पास हमारे अधिकार हैं ना, पर अवेयरनेस एक ऐसा तलवार है जो हम सबके पास होना चाहिए, कि भाई पता तो होना चाहिए कि हमको क्या मांगना है। अगर अगर किसी ने मेरे को कहा कि भाई आप उस दरवाजे से अंदर आइए, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि हाँ ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो यहाँ पे है, वो दरवाजा वहां है, तब मैं जाऊंगा, तब यहाँ बैठूंगा। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टेट के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट ने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बना के रखा हुआ है, पर ये आपको और मेरे जैसे कॉमन लोगों को ये पता होना चाहिए। इसलिए इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट आई मस्ट से कि अवेयरनेस इज द बिगेस्ट टूल। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपके पास ये नॉलेज रूपी तलवार नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एफर्ट्स लगाने के लिए भी हमको बिल्कुल पता होना, तो ये तो बहुत बेसिक है। सर अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत ही बड़े सोशल इशू तक ही लिमिटेड होता है। सर क्या आप बताएंगे कि एक स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत रेलिवेंट सवाल है, क्योंकि आप, सर और मैं, हम लोग एक ऑफिस के चार दीवार में बैठे हुए हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है, ऑल्दो ये एक्सक्यूज नहीं है हमारा कि हम बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स जैसी चीजों को इवेट करें, पर हम सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, ये वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड है। आप कभी भी देखें, अगर आप आजादी की लड़ाई भी देखें और बहुत पहले से देखें, तो वी नीड यंग पीपल ऑन ग्राउंड। खुदीराम बोस जैसे लोग जो अपना सेक्रीफाइस कर दिए, उनकी एज क्या थी? तो स्टूडेंट को ये समझना कि मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये एक बहुत मैं सोचता हूँ कि एक नाइव एक सोच है। और इनसे ज्यादातर स्टूडेंट दिन ब दिन बाहर निकलते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर सारे कैंपस कितने वाइब्रेंट हैं और कितने इन्वॉल्व हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा दावड़ा यूनिवर्सिटी को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कशन को फोरफ्रंट पे लेके आ रहे हैं। जैसे हम एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल। जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं हमारे लॉ स्कूल में, वैसे ही आपके यहाँ भी हैं, बच्चे हर जगह एक जैसे होते हैं। उसमें से कुछ ग्रुप जो है बच्चों का, उनने देखा कि जो गार्ड हैं उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो उनके लिए क्या एक बेसिक रूम है जिसमें बैठ के, उसमें पंखा लगा है। रायपुर की गर्मी हम सबको पता है कि किस टाइप की गर्मी होती है, और जैसे हम देखते हैं जो आसपास की जमीनें हैं, ये जिनको हम लोकल लैंग्वेज में भाटा जमीन बोलते हैं, ये जमीन जो है ये और ज्यादा गर्मी रेडिएट करती है। इसमें हमारे यहाँ बच्चे ध्यान रखते हैं कि क्या इन गार्ड्स के पास एक सफिशिएंट कंफर्टेबल जगह है या नहीं है। जरूरी नहीं हो वो एसी होना चाहिए, भाई गार्ड की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर क्या वो बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइडेड है? तो वैसे इन बच्चों ने, हमारे यहाँ बच्चों ने ये देख रखा है। हमारे यहाँ बच्चे देखते हैं कि मेस
के जो लोग हैं, क्या ये लोग अपने जो एम्प्लॉयर हैं, क्योंकि मेस जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहा है, क्या सोशल सिक्योरिटी उनके पास है या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सिक्योरिटी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्म है, मेरे को लगता है स्कूल ऑफ लॉ दावड़ा यूनिवर्सिटी के पास भी होगा या नहीं होगा, तो उनको एस्टैब्लिश करना चाहिए। हर लॉ स्कूल में एक लीगल एंड सोशल सर्विस कमेटी करके एक कमेटी होती है, ये बार काउंसिल के अंडर ये रिकमेंडेड है कि ये है, होना चाहिए। उसके थ्रू बच्चे इंस्टीट्यूशन में भी और आसपास के लोकेलिटी में भी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आज से 6 साल पहले मेरे पुराने एम्प्लॉयमेंट में हमने गांव में एक लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया था। आरंग के पास एक गांव है, तो उस गांव में हमारे ही बच्चे गए थे। देखिए बच्चे हैं, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, वो लॉ जानते नहीं, अभी वो वकील बने नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे उन सारे प्रॉब्लम्स का को नोट डाउन करते हैं, फिर वापस आते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ सोल्यूशन। और इसमें मेरे पुराने एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने उस सॉल्यूशन को इम्पोज करने का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म किया। मैं जानता हूँ कि दावड़ा यूनिवर्सिटी का भी लीडरशिप आसपास के एरियाज के लिए इस टाइप के लिए अवेयर है, और इस ऐसा कुछ करने से इट्स काइंड ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये विन विन सिचुएशन रहेगा सबके लिए। तो बच्चों का इन्वॉल्व होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक। दावड़ा यूनिवर्सिटी में बताना चाहूंगी जी, फिर आपको कि जी, जो आसपास के जो गांव है, जैसे जी। एग्जांपल के बोलो ऊपर वाला, तो जी, जो वो बिल्कुल। दिल ना होता है, तो वो हाँ। दावड़ा यूनिवर्सिटी बोल दिया। और बताइए, ये कितनी अच्छी बात है। तो ऊपरवाड़ा में जाके अगर हम एक सोशल सर्विस कैंप लगाएंगे लीगल एंड सोशल, तो ये बहुत अच्छा एक आउटकम लेगा, और ये आप और मैं नहीं कर सकते, ये बच्चों को ही करना होता है। हमने जी, स्वच्छता अभियान चलाया है बिल्कुल। वहाँ पे, और जी, प्यास जी। सेवा ये भी हमने किया हुआ है। बहुत बढ़िया। जी, सर, आप टैक्सेशन और जीएसटी दोनों पढ़ाते हैं सर। जीएसटी को अक्सर सिर्फ बिजनेस या कॉमर्स में टॉपिक समझा जाता है। स्टूडेंट को जीएसटी समझाने का जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है सर, वो क्या होता है आपके लिए? देखिए टैक्स और जीएसटी बोलते ही बच्चे जो हैं, बच्चे क्या बड़े भी, सब मैथमेटिक्स में पहुंच जाते हैं। यस। और ज्यादातर एक्सेप्शनल लोग होंगे, ज्यादातर इंक्लूडिंग मेरे जैसे मैथ्स में कमजोर होते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बताने में मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है, क्लास 10th में मैंने मैथ्स में 37 स्कोर किया था आउट ऑफ 100। तो अगर मैं 37 स्कोर करके टैक्सेशन में पीएचडी कर सकता हूँ, तो कोई नहीं कर सकता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों को समझाना यही रहता है कि जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स ये कोई हवा नहीं है। सबसे पहले अपने मन में ये मानना होगा कि ये जस्ट एक अनदर टैक्स लॉ, एक लॉ का सब्जेक्ट है जिसको आपको करना है। लॉ के सब्जेक्ट के लिए जीएसटी या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना एक अलग तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि वहां पे आप कैलकुलेशन बेस्ड नहीं चलते, आप लॉ बेस्ड चलते हैं कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण आपको ये वाला टैक्स लगेगा। तो बच्चों को ये समझाना कि भाई टैक्स तो इम्पोर्टेंट है। और देखिए एक बात जानिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अगर स्टेट को ह्यूमन राइट्स कमीशन चलाना है, मे बी एट नेशनल लेवल, मे बी एट स्टेट लेवल, तो पैसा होना जरूरी है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। तो जीएसटी या इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, इन्हीं सारे मीन्स के थ्रू स्टेट पहले पैसा बनाती है, तभी वो उस पैसे से लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के भलाई के लिए कुछ काम करते हैं, जिसमें एक काम है ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना। तो ये बच्चों को, हम बड़ों को, फैकल्टीज को, नॉर्मल लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स कोई डरने की चीज नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत सारी फिगर है, बहुत सारे कैलकुलेशन है, पर वो हो जाता है, इतना कोई कठिन भी नहीं है। रही बात टैक्स एक अलग तरीके का लॉ होने का, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी 5 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, मोहित मंडल केस था, तो वो जीएसटी रिलेटेड केस, पर उसमें ज्यादातर बात ही कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, फेडरलिज्म की हुई कि कैसे स्टेट का रोल अलग है, सेंटर का रोल अलग है कलेक्शन में, इम्पोजिशन में। तो ये सारी बातें हैं, तो ये पार्ट एक लॉ का ही पार्ट है जिसको हमको एक अलग तरीके से पढ़ना समझना है। जितना जल्दी बच्चे ये समझ जाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है फैकल्टीज का, कि फैकल्टीज को भी पहले समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको डिलीवर करना है, और ये हो जाता है धीरे से। सर, एक सिंपल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जी, क्या फाइनेंशियल सिस्टम जैसे जीएसटी को ह्यूमन राइट्स के इकोनॉमिक एंगल से कनेक्ट किया जा सकता है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि
ऐसा ये माना जाता है कि जहाँ पैसे की बात हो रही है वहाँ मानवाधिकार उल्लंघन ही है। और टैक्स क्या है? स्टेट का पैसा कमाने का एक जरिया। मैं आपको एक पुराने जजमेंट पे लेके जाता हूँ। इसका नाम है अ, अ, एक म्युनिसिपैलिटी का केस है ये। इसमें उस म्युनिसिपैलिटी ने ये प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि ये मोस्ट प्रॉब्ली आरएलई के केस नाम है इसका। नाम अभी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोकल म्युनिसिपैलिटी गई थी, ये प्ली गए थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है, इसलिए हम जो हमारा दायित्व है हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो जो सफाई का काम और जो रिलेटेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है हम वो नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्टली इसमें आउटकम दी। उसने कहा कि हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आपको पैसा कैसे कमाना है। पैसा आप कैसे कमाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पैसा नहीं कमा रहे हैं करके अपने दायित्व को पूरा नहीं करेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। ये वॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब आप इस तरीके से समझिए कि आर्टिकल 265 स्टेट को ये ब्लैंकेट पावर देता है कि आप टैक्स लगाइए, आपको जैसे लगाना है वैसे लगाइए, आपको उसमें कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितना टैक्स लगेगा ये हम हमारे विचार करने का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हम नहीं जान सकते कि आप 100 रुपए में 10 रुपए लेंगे या 100 रुपए में 25 रुपए लेंगे। आप चाहे जितना भी रुपए लें, आपको बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेगी। जैसे आर्टिकल 21 को हमने इतना एक्सपैंड कर दिया है, जो पहले यही बोलता था कि हाँ नहीं किसी को आप सबके पास जिंदा रहने का हक है, अब वो इस तरीके पे आ गया है कि साफ हवा भी जिंदा रहने का है। मैं लड़का अपने आप को बोलना चाहूं या लड़की बोलना चाहूं या मैं कुछ भी ना बोलना चाहूं, ये भी आर्टिकल 21 का मेरा हक है। मैं लड़का होके एक लड़की को पसंद करूं या लड़का होके एक लड़के को पसंद करूं, ये भी मेरे पार्ट 3 का ही एक्सटेंशन हो गया है आर्टिकल 21 का। तो ये सारी पार्ट चीजें जो है ये सब अवेलेबल है, पर इन सब को कैसे अवेलेबल किया जाएगा? आप अगर मेरे से बोलेंगे कि भाई मेरे को साफ हवा दीजिए, तो मैं एक स्टेट कहाँ से पैसा लाएगा? मैं तो बोलूंगा कि ठीक है, आप जो बिस्किट खरीद रही हैं 5 रुपए का, उसमें से 50 पैसा मेरा। वैसे वैसे 50 पैसे जो है वो सारा लेके मैं 5,000 करोड़ बनाऊंगा और 5,000 करोड़ में मैं एक एयर प्यूरिफायर मोहल्ले के हर गली में एक लगा दिया करूंगा। तो टैक्स को हमको ये समझना पड़ेगा। एक जब मैं टैक्स की क्लास शुरू करता हूँ तो मैं पंचतंत्र की एक कहानी का एक पिक्चराइजेशन बताता हूँ कि कैसा होना चाहिए टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे एक फूल से मधुमक्खी नेक्टर ले रही है, जिसमें ना फूल को तकलीफ हो रही है, ना मधुमक्खी को तकलीफ है, ना किसी को, सब के लिए एक अच्छा सा सिचुएशन बना है। और विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द जीएसटी, जहाँ पे पूरा टैक्स ब्रैकेट को नीचे कर दिया गया है, और हम हर दिन इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे हम इसको और कन्वीनियंट बनाएं, कैसे इसको और इजी और उस कंटेक्स्ट में मोर प्रो ह्यूमन राइट सेंट्रिक बनाएं। ये तो हर अथक प्रयास रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट अगर प्रयास ना करे, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट का, मैं स्टेट बोलना चाह रहा हूँ, तो अगर गवर्नमेंट ये प्रयास ना करे तो इसका उल्टा होने लगता है। हायर टैक्स का मतलब होता है टैक्स चोरी होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट होता है जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ आप टैक्स लें, उतना लें जितना सबके लिए आसान हो और उसको सही जगह पे इम्पोज करें। जी। और सर आज ह्यूमन राइट्स डे के एक स्पेशल ओकेजन पर क्या आप हमारे यंग लिसनर्स को कोई एडवाइस मैसेज देना चाहेंगे सर? अभी लिसनर्स से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि ह्यूमन राइट्स को सिर्फ ये ना देखें कि ये एक मौका है आपके पास सड़क पे उतरने का। क्योंकि जब आप मुद्दों से भटक के सड़क पे उतरते हैं तो मुद्दे कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं। तो हमें सारे यंगस्टर्स, खासकर की स्टूडेंट्स की जरूरत है कि आप लोग अवेयर रहें, विजिलेंट रहें और बाय द बुक चलें, बाय लॉ चलें। जब आप ये बोल रहे हैं, सर ने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि जब आप अगर एक ह्यूमन राइट वायलेशन देख रहे हैं, एक बहुत आसान तरीका है, आप उसको फ्लैग करिए, आप उसको सही तरीके से सही जगह पे रेस करिए ताकि हमारी मशीनरी उसको टेक ओवर कर सके। अगर आप वो ना करके खड़े हो जाए यहाँ पे नेशनल हाईवे पे और चक्का जाम कर दे और पुलिस पे पहुंच जाए आपको डंडा लेके नेशनल हाईवे खाली कराने के लिए, फिर आप बोले कि आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है कि क्या इस ह्यूमन राइट्स को कैसे बैलेंस करेंगे और कैसे आप एक अच्छे एडवोकेट बनेंगे, आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। मैं ये जानता हूं कि जिस सीरियसनेस के साथ
दावड़ा यूनिवर्सिटी ने इस टॉपिक को उठाया है। दावड़ा यूनिवर्सिटी के पास बहुत अच्छे बच्चे आने वाले हैं जो लोग ये समझेंगे कि इस इम्पोर्टेंट लॉ का, इस इम्पोर्टेंट इशू का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और कैसे इसके थ्रू एक नए समाज की संरचना की जाएगी। Thank you so much, sir. Your thoughts were very insightful and valuable for our audiences. A big thank you for our both distinguished guests for sharing their wisdom, experience, and powerful thoughts. And thank you, our listener, for joining us on this special episode. Thank you so much, sir.